कर रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि दिस कीवर्ड और प्राइवेट डेटा वैल्यूज क्या होती है। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि प्राइवेट डेटा कैसे काम करता है। तो जब हम कोई क्लास बना रहे हैं तो क्लास के अंदर का जो डेटा है, जब तक हम पब्लिक नहीं लिखते हैं, जैसा कि हम पिछले सेशन में लिख रहे थे, पब्लिक लिखते हैं तो ही वो क्लास के बाहर मेन फंक्शन में डॉट लगा के एक्सेस होता है। अगर हम पब्लिक नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट हो जाएगा। तो प्राइवेट लिखना नहीं पड़ता, लेकिन प्राइवेट कीवर्ड दिया हुआ उसको आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कीवर्ड से प्राइवेट करते हैं और दिस का हम यूज समझेंगे कि दिस एग्जैक्टली क्या है और कैसे काम करता है। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ रहे हैं कि प्राइवेट और दिस कैसे काम करते हैं आपस में। तो प्राइवेट एंड दिस कीवर्ड का हम यूज समझ रहे हैं यहाँ पर। हमने एक क्लास बनाई, एक पर्सन की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एक क्लास बनाई हमने। एक क्लास बनाई पर्सन की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। एक क्लास बनाई हमने पर्सन की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए। तो मैंने पर्सन लिखा यहाँ पर। अब पर्सन क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पर कोड लिखेंगे। पर्सन का नेम रखना है, तो मैंने प्राइवेट वेरिएबल बनाया, प्राइवेट। और प्राइवेट वेरिएबल्स बना रहा हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होते हैं, नहीं लिखोगे तो भी होंगे। तो प्राइवेट वेरिएबल का मैंने यहाँ पर नाम लिखा नेम, कैरेक्टर टाइप नेम, और अरे है तो इसका मैंने 20 कैरेक्टर साइज रख लिया। एक प्राइवेट वेरिएबल बनाया मैंने एज, और एक प्राइवेट वेरिएबल मैंने बनाया जेंडर। जेंडर कैरेक्टर टाइप का रख लेते हैं। और इस वेरिएबल का डेटा टाइप हम जो है कैरेक्टर रख लिया है। एक ही कैरेक्टर रखेंगे जिसकी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम चाहे तो रख सकते हैं। अब आपने कल कंस्ट्रक्टर सीखा था, तो आप कंस्ट्रक्टर को आप पब्लिक करें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास के बाहर एक्सेस होता है। तो आप यहाँ पर पब्लिक बना लेंगे, किसको बना लेंगे? कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्टर को भी प्राइवेट बना लिया तो फिर उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? तो जो फंक्शन और कंस्ट्रक्टर होते हैं उनको आप पब्लिक बना लेते हैं। यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट एज की वैल्यू को 1 सेट कर देता हूँ। बस मैंने इतना किया। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी आप बना सकते हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं? फिर से आप क्या लिखेंगे? पर्सन। अब की बार आप डेटा पास कर देंगे, कैरेक्टर पॉइंटर nm फॉर नेम, इंटीजर a फॉर एज, और कैरेक्टर g फॉर जेंडर। और इसके अंदर आप लिखेंगे strcpy टू कॉपी द वैल्यू ऑफ नेम स्ट्रिंग इंटू nm स्ट्रिंग इंटू नेम। ये हमने कल भी देखा था लास्ट सेशन में। आवाज आ रही है सबको प्रॉपरली? नाउ हम बात करते हैं यहाँ पर फिर एज को हम एज में कॉपी कर देंगे, और जेंडर में हम जी रख देंगे। ठीक है, इसके बाद एक डिस्प्ले फंक्शन बना देता हूं मैं, वॉइड डिस्प्ले, जिससे इस डेटा को मैं डिस्प्ले कर सकूं, शो कर सकूं। यहाँ पर हम नेम प्रिंट करेंगे, फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, एज प्रिंट करेंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर हम जेंडर प्रिंट करेंगे।
तो ये हमने एक सिंपल सी क्लास बना ली जिसमें मैंने प्राइवेट का यूज़ किया। प्राइवेट यूज़ करने से क्या होता है मैं समझा देता हूँ आपको। जब हम किसी क्लास को के अंदर का डेटा हम प्राइवेट कर लेते हैं और उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट्स से पर्सन P1, तो हमने पहला ऑब्जेक्ट बनाया। अब पर्सन का हम डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, P1 डॉट नेम करके यहाँ एक्सेस नहीं कर सकते कि हम नेम सीधे एक्सेस कर लें, या P1 डॉट हम एज नहीं कर सकते यहाँ पर डायरेक्टली, बिकॉज ये डेटा क्या है, प्राइवेट है। ठीक है, एक मुझे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड भी यहाँ पर डालना था तो मैंने स्किप कर दिया था, जहाँ मैंने कुछ सेमीकोलन मिस कर दिया उसको मैं सेमीकोलन लगा देता। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ये दो डेटा एक्सेस नहीं हो रहा, नेम इज़ प्राइवेट मेंबर, एज इज़ प्राइवेट मेंबर। तो अगर नेम और एज में से किसी एक को, जैसे मैंने एज को यहाँ से हटा के अगर पब्लिक के नीचे लिख दिया तो अब एज एक्सेसिबल हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फिर से रन करता हूँ तो मुझे सिर्फ नेम पे ही एरर आ रहा है, एज पे कोई एरर नहीं आ रहा है। तो प्राइवेट बनाने से वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, उस क्लास के बाहर के कोड से वो एक्सेस नहीं होता, क्लास के अंदर के कोड से तो वो एक्सेस हो जाता है। तो हमें प्राइवेट बनाना चाहिए जिससे हम क्लास के बाहर डायरेक्ट वेरिएबल एक्सेस ना करना पड़े। तो हम उसको सेट कैसे करें, फिर ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये समस्या है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐसे ऑब्जेक्ट ना बनाते हुए, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते टाइम डेटा हम कंस्ट्रक्टर को पास करके बना सकते हैं। जैसे नेम पास कर दिया राज, एज पास कर दी हमने 23, जेंडर पास कर दिया हमने कैरेक्टर M। तो हमने राज 23M ऐसा कैसे कॉपी हो जाएगा NM A और G में, और NM A और G कॉपी हो जाएगा नेम, एज और जेंडर में। तो पब्लिक वैल्यूज को ही हम मेन में एक्सेस कर पाते हैं, प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर पाते। अब P1 डॉट में डिस्प्ले कर लेता हूँ कि वैल्यू पहुंची या नहीं पहुंची। इसमें मैं स्लैश n और लगा देता हूँ डिस्प्ले के अंदर, तो थोड़ा सा आपको दिख जाएगा। स्लैश n के लिए एंडल हम यूज़ करते हैं। अब मैंने आपको इसको रन करके दिखाया कोड को। तो आपको राज 23M दिख रहा होगा। बोले सर अगर हम एक्सेस नहीं कर पा रहे यहाँ तो हम कैसे एक्सेस करेंगे जो फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ आपको जरूरत पड़ रही है राज की एज पे कुछ काम करने की, राज की एज अगर 60 से अबव हो तो प्रिंट हो करें सीनियर सिटीजन। सो चेक इफ पर्सन इज सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन चेक करने के लिए एज चेक करनी पड़ेगी, तो मुझे इफ लगाना पड़ेगा यहाँ पर, इफ P1 डॉट एज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। तो मैं यहाँ पर क्या प्रिंट कर देता हूँ, सीनियर सिटीजन। मैं यहाँ लिखूंगा P1 डॉट नेम इज सीनियर सिटीजन। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये एज क्या होता, पब्लिक होता, नेम क्या होता, पब्लिक होता, तो मेन फंक्शन में उसको एक्सेस कर पाता मैं। तो ऐसे वेरिएबल को कैसे एक्सेस करेंगे, तो ऐसे वेरिएबल के लिए अलग से आपको फंक्शन बनाने पड़ेंगे। आप क्या करिए, एक ऐसा फंक्शन बना दीजिए यहाँ पर जो नेम की वैल्यू या एज की वैल्यू को रिटर्न करता है। कैसे, एक फंक्शन बनाया मैंने इंटीजर गेट एज करके फंक्शन बना दिया। अब इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसके अंदर सिर्फ एक कमांड लिखी रिटर्न एज। तो अगर किसी ने गेट एज फंक्शन कॉल किया तो क्या रिटर्न हो, क्या मिल जाएगा उसको, क्या मिल जाएगा उसको, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमें कोई ऐसा वैल्यूज हमें चाहिए जो प्राइवेट है तो उसके लिए अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा। और फंक्शन कौन से एरिया में बनाना पड़ेगा, हमें फंक्शन पब्लिक एरिया में बनाना पड़ेगा।
जिससे हम फंक्शन को कॉल कर सके। अगर फंक्शन भी आपने प्राइवेट एरिया में बना दिया तो फंक्शन भी एक्सेसिबल नहीं होगा। इसलिए अगर आपने जैसे मान लेते हैं कि डिस्प्ले फंक्शन को आपने यहां की जगह उठा के प्राइवेट ब्लॉक में डाल दिया होता तो ये फंक्शन एक्सेसिबल नहीं होता। मैं कंपाइल करके दिखाता हूं आपको। तो वो डिस्प्ले से ही प्रॉब्लम हो गई। डिस्प्ले इज ए प्राइवेट डेटा में, डिस्प्ले इज ए प्राइवेट मेंबर। तो आप फंक्शन को भी प्राइवेट में नहीं रख सकते, नहीं तो आप फंक्शन का यूज ही खत्म हो जाएगा। तो फंक्शन को फिर मैंने पब्लिक एरिया में डाल दिया। इसीलिए मैंने गेट एज को भी पब्लिक एरिया में डाला कि कम से कम एज चाहिए तो गेट एज कॉल कर लेंगे और जेंडर चाहिए तो गेट जेंडर कॉल कर लेंगे। तो मैंने यहां पर इस सिंटेक्स को बदल दिया। एज की लगे क्या लिख दिया मैंने, क्या कॉल कर दिया, गेट एज। गेट एज से जो इंटीजर मिलेगा अब उस इंटीजर को मैं कंपेयर कर रहा हूं। और नेम चाहिए तो आपको कौन सा फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा गेट नेम। तो आप यहाँ पे नेम अगर चाहिए आपको तो p1 डॉट नेम नहीं लिख सकते, फिर आप आपको क्या लिखना पड़ेगा, गेट नेम लिखना पड़ेगा आपको। तो इसको हम सिंटेक्स को ट्राई करते हैं क्या ये चल रहा है। अभी राज 23 है, अगर मैं एज बढ़ा देता हूँ राज की और राज की एज 79 कर देता हूँ तो क्या ये सीनियर सिटीजन आएगा, तो देख लेते हैं। तो आ गया राज सीनियर सिटीजन। सुनीति आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि डायरेक्ट वेरिएबल को एक्सेस हो जाए, हाँ फंक्शन का यूज करके उसकी वैल्यू एक्सेस हो जाए। तो बोले सर हम चेंज ले तो पा रहे हैं, लेकिन एक बार हमने उसकी किसी का नाम बना दिया, एक बार हमने उसकी एज सेट कर दी, एक बार जेंडर सेट कर दी, तो हम बदल नहीं पा रहे ना। हम अब ऐसा नहीं कर पा रहे कि मैं अगर यहां पर चेंज करना चाहूं डेटा मेंबर की वैल्यू, तो मैं उसको चेंज नहीं कर पा रहा हूं। कैसे, मैं p1 डॉट एज अगर यहां लिखना चाहूं और 45 करना चाहूं उसकी चेंज करके 79 से, तो अब मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो प्राइवेट है। तो जैसे हमने उसके डेटा मेंबर की वैल्यू को रिसीव करने के लिए, गेट करने के लिए, पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए गेट फंक्शन बनाए हुए हैं, वैसे उनकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम सेट फंक्शन बनाएंगे, ऐसे फंक्शन जो उस पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करेंगे। तो मैं यहां पर अब बना रहा हूं void set age, और एज को मैं एक इंटीजर ए वेरिएबल पास करूंगा। ये ए वेरिएबल की वैल्यू सेट हो जाएगी एज नाम के वेरिएबल में। इसी तरह से void set gender नाम का फंक्शन बनाऊंगा, इसको इनपुट में एक सिर्फ जेंडर पास करूंगा और ये जेंडर सेट हो जाएगा जेंडर वेरिएबल में। तो जब मैं एक एक करके सेट कर रहा हूं यहां पर, इसी तरह से जब मैं नेम बनाऊंगा तो void set नेम करूंगा, इसको मैं एक स्ट्रिंग पास करूंगा और ये मैं यहां कॉपी कर दूंगा strcpy से, कॉपी कर दूंगा मैं नेम के अंदर nm को। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कि बेसिकली एक एक वैल्यू को अलग अलग सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं हो रहा है एज बाहर। तो मैं इस फंक्शन को चलाऊंगा, फंक्शन को डेटा पास करूंगा, ये फंक्शन उस एज वेरिएबल में डाल देगा। तो मैं यहां पर इसको नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा यहां पर p1 डॉट सेट एज फंक्शन चला दूंगा और अब मैं यहां पर 45 पास करूंगा। इसके बाद मैं डिस्प्ले करके देखता हूं कि क्या उसमें चेंज हुआ है। तो आपको यहां पर आउटपुट दिख रहा होगा कि चेंज हो गया है।
इसी तरह जेंडर में मैंने स्मॉल एम लिख दिया, मुझे अगर कैपिटल एम लिखना होता तो सेट जेंडर। एक कैरेक्टर पास करना है, कैरेक्टर को मैं डायरेक्ट यहाँ पास कर देता हूँ। इसी तरह से अगर मुझे नेम्स चेंज करना है तो नेम एम डॉट सेट नेम। एक स्ट्रिंग पास करना है, मैंने यहाँ पर राज की जगह राज माथुर कर दिया। अब मैं डिस्प्ले करता हूं, तो इस तरह से हम किसी डेटा को हम प्राइवेट बना सकते हैं जिससे डेटा डायरेक्ट एक्सेस ना हो। फंक्शन को और कंस्ट्रक्टर को हम पब्लिक बनाते हैं जिससे हम डेटा को एक्सेस कर सकें। और हर एक वेरिएबल को अलग अलग एक्सेस करने के लिए उसके लिए गेट फंक्शन उसको रीड करने के लिए और सेट फंक्शन उसको राइट करने के लिए। अब मैं एक चीज यहां पर बताने वाला हूं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे एज चेंज करनी थी और मैंने यहां जो वैल्यू पास कर रहा हूं इस वेरिएबल का नाम भी एज ही लिख दिया होता, तो यहां भी एज हो गया। तो यहां ए की जगह मुझे क्या लिखना पड़ता है? एज। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये सिंटेक्स एरर तो नहीं है, कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको रन करता हूं, अभी आप देख रहे थे कि एज में चेंज करने की कोशिश कर रहा था 45, तो 45 हो रही थी एज। अगर मैंने सिर्फ एज वेरिएबल का नाम बदल दिया यहां पर एज फंक्शन के अंदर, ए की जगह एज कर दिया, तो क्या ये चेंज होता है? क्या सेट एज काम करता है? ये हम देखते हैं। तो आप देख लो कि यहां 45 चेंज नहीं हुआ। ये ऐसा इसलिए हुआ कि जब आपने एज यहां से पास की तो एज 45 जाके कॉपी हो गई इस एज वेरिएबल के अंदर। अब ये जो एज वेरिएबल है ये लोकल वेरिएबल है, ये वेरिएबल किस फंक्शन को बिलोंग करता है? सेट एज को। ये डायरेक्ट क्लास में जो डेटा मेंबर एज हमने बनाया था डायरेक्ट उसको नहीं मिली है, ये किसको मिली? अभी इस एज वेरिएबल को। पहले ये ए नाम के वेरिएबल को मिला करती थी। तो ये एज वेरिएबल से जब हमने कॉपी की एज वेरिएबल में, तो यहाँ कंफ्यूजन हो गया कोड को कि ये एज कौन सा, ये एज कौन सा। तो यहां पर ये जो दोनों एज है ये दोनों लोकल वेरिएबल्स हैं। ये एज, ये एज, ये एज सब एक ही एज है। वो जो ऊपर एज वेरिएबल डिक्लेयर है डेटा मेंबर क्लास का वेरिएबल जो है वो क्लास में डिक्लेयर्ड वेरिएबल नहीं है। तो उसके लिए हमें उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अलग अलग बताना पड़ेगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड में एज है वो क्लास का है, इसलिए दिस लिखेंगे। चूंकि दिस एक पॉइंटर है तो उसके लिए हम एरो का यूज करेंगे और फिर एज लिखेंगे। दिस मतलब करंट ऑब्जेक्ट का एज वेरिएबल, और राइट में जो एज लिखा वो लोकल वेरिएबल, वो एज वेरिएबल जो कि पास हुआ है। तो राइट साइड वाला जो है वो जो इनपुट में रिसीव हुआ वो है, और ये एज वेरिएबल है जो दिस के साथ लिखा है, ये दिस के साथ लिखा हुआ वेरिएबल वो है जो हमने यहाँ ऊपर डिक्लेयर किया है, जो क्लास का प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जो जितने भी क्लास में वेरिएबल हम बनाते हैं इन सब वेरिएबल को हम डेटा मेंबर या फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनने पे बनते हैं इसलिए ऑब्जेक्ट वेरिएबल बोला जाता है। और जो फंक्शन के अंदर हम अलग से वेरिएबल बनाते हैं इनको हम लोकल वेरिएबल बोलते हैं। तो आपको दिस का यूज समझ में आया कि जो क्लास फंक्शन के अंदर जो लोकल वेरिएबल है उसमें और क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल है उसमें डिफरेंशिएट करने के लिए हम दिस का यूज करते हैं। अब एक चीज और हम समझने वाले छोटी सी जिससे दिस का यूज और समझ में आएगा। मैंने क्या किया, यहां पर एक फंक्शन बना दिया void is elder than। इज एल्डर देन क्या करता है, इनपुट में एक पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट लेता है, पर्सन पी, और ये कंपेयर करता है सॉरी P1 एंड पर्सन P2, ये दो ऑब्जेक्ट लेता है और ये कंपेयर करता है कि P1 P2 से बड़ा है क्या, तो ये इंटीजर रिटर्न करता है। अगर P1 ऑब्जेक्ट की एज ग्रेटर देन होगी P2 ऑब्जेक्ट की
एज से तो P1 बड़ा होगा, तो ये रिटर्न करता है 1, और अगर छोटा है तो रिटर्न करता है -1। ऐसा मैंने एक फंक्शन बनाया। तो ये फंक्शन दो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज चेक कर रहा है, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट पास करेंगे, एक P1 पास करना पड़ेगा, एक P2, या फिर हम इसका नाम चेंज करके Px और Py कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो Px की एज अगर ग्रेटर है, यानी पहले जो पास किया उसकी एज दूसरे वाले से ग्रेटर है, तो 1 रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये -1 रिटर्न करेगा। 1 मतलब ट्रू मानते हैं, -1 मतलब फॉल्स मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने P1 तो बना रखा है, एक पर्सन और बना लेता हूं P2, उसमें भी डेटा डाल देता हूं। मैंने लिख दिया यहाँ पर नेहा, और यहाँ पर मैंने एज पास कर दिया 23, और मैंने यहाँ पर जेंडर पास कर दिया F। P2 को भी मैंने डिस्प्ले कर दिया। सिंगल कोट में आएगा यहाँ पर, है ना। तो P1 P2 दो ऑब्जेक्ट बन गए, एक राज माथुर, एक नेहा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर दोनों को कंपेयर करना है, तो वो फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा? इज एल्डर देन। तो इज एल्डर देन अगर फंक्शन में कॉल कर रहा हूं, तो यहां पर मैं लिखूंगा इज एल्डर। अब इज एल्डर देन फंक्शन तो P1 या P2 से कॉल होगा, जैसे डिस्प्ले चलता था, जैसे सेट नेम चलता था। तो मैं लिखूंगा P1 डॉट इज एल्डर देन Px Py। अब यहाँ मुझे दो ऑब्जेक्ट पास करने पड़े। अब मुझे कंपेयर किसको करना है? P1 को कंपेयर करना और P2 को कंपेयर करना। तो पहले मैं पास लिखूंगा P1 और दूसरी जगह लिखूंगा P2। इसका रिटर्न टाइप एक वैल्यू आएगी, R आ गया, रिजल्ट आया। इस रिजल्ट को हम प्रिंट करके देख लेते हैं। कंपैरिजन ठीक है, कंपैरिजन रिजल्ट मैंने प्रिंट करने की कोशिश की, और उस रिजल्ट की वैल्यू R में है, उसको हम देखते हैं। तो इसको हम रन करके देखते हैं क्या रिजल्ट आता है और कैसे आता है। P1 कंपेयर होता है P2 से। अब ये बताओ कि अगर मैं इसको रन करता हूं तो कौन बड़ा है, P1 बड़ा है कि P2 बड़ा है? P1 बड़ा है क्योंकि उसकी एज ज्यादा है। तो P1 बड़ा है तो 1 आना चाहिए, तो आंसर 1 आ गया। अगर मैं नेहा की एज को 93 कर देता हूं तो अब नेहा बड़ी है, यानी P2 बड़ा है। तो P2 बड़ा होगा तो एल्स पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा तो -1 आना चाहिए। तो हमारा कोड चल रहा है। तो जब हम P1 से कॉल कर रहे हैं, P1 से फंक्शन को चला रहे हैं, तो P1 और P2 को ही पास कर रहे हैं। समझ में आया? ठीक है। तो अब मैं आपको चीज बताता हूं, जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाहे वो P1 बनाए P2 बनाए, फंक्शन तो एक ही बार लिखते हैं, फंक्शन का कोड तो एक ही बार बनाते हैं, चाहे सेट जेंडर, गेट नेम, सेट नेम, सब फंक्शन तो एक ही बार बनाए, डिस्प्ले। तो मैं आपको बताता हूं, जब हम डिस्प्ले फंक्शन को P1 से कॉल करते हैं, उस टाइम P1 डिस्प्ले फंक्शन का करंट ऑब्जेक्ट होता है। इस वर्ड को समझना, करंट ऑब्जेक्ट। जब हम कोई फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट से कॉल करते हैं, तो जब तक वो फंक्शन उस ऑब्जेक्ट के डेटा पे काम कर रहा है, तब तक उस ऑब्जेक्ट को करंट ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इसी तरह से जब मैंने P2 के साथ डिस्प्ले कॉल किया, तो यहां पर डिस्प्ले के लिए करंट ऑब्जेक्ट कौन सा है? P2। तो P1 और P2 अलग अलग ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब ये डिस्प्ले पे कॉल होंगे, तो जब डिस्प्ले पे P1 से डिस्प्ले कॉल होगा तो P1 करंट ऑब्जेक्ट होगा, जब P2 से डिस्प्ले कॉल होगा तो P2 करंट ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से इज एल्डर देन को देखो, इज एल्डर देन को P1 से भी कॉल कर सकते हैं, P2 से भी, तो भी रिजल्ट तो सेम ही आना है, क्योंकि कोड जो जिस डेटा पे कोड काम कर रहा है, वो डेटा तो हमने अलग से पास किया उसको। ठीक है। अब यहां पर देखो, जब मैं P1 डॉट डिस्प्ले कॉल करता हूं, तो डिस्प्ले के अंदर मैंने कहीं लिखा नहीं है कि किसको डिस्प्ले करना है, P1 का नेम डिस्प्ले करना है कि P2 का नेम डिस्प्ले करना है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है।
जब मैं P1 से डिस्प्ले कॉल करूंगा तो P1 का ही नेम प्रिंट होगा। तो मैं यहां पर दिस लिख सकता हूं। दिस का मतलब करंट ऑब्जेक्ट। अगर यहां ये P1 से कॉल होगा तो दिस का मतलब होगा P1, और जब डिस्प्ले P2 से कॉल होगा तो दिस का मतलब होगा P2। समझ गए? तो दिस हमेशा उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है जिससे ये फंक्शन चलाया जा रहा है। ठीक है? इसी तरह से इज एल्डर देन अगर P1 से कॉल किया जाएगा तो दिस, यहां अगर मैं दिस लिखता हूं, यहां लिखता हूं मैं सी आउट दिस नेम, तो यहां पर देखो ध्यान से, इस फंक्शन के चलने पर दिस एरो नेम लिखा मैंने, मतलब दिस का नेम प्रिंट किया। तो अगर ये P1 से इज एल्डर देन चलेगा तो P1 का नाम प्रिंट होगा, P2 से चलेगा तो P2 का नाम प्रिंट होगा। अभी मैंने किससे चलाया है इज एल्डर देन को? P2 से, तो P2 का नाम प्रिंट हुआ। P1 से चलाऊंगा तो P1 का नाम प्रिंट होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं इज एल्डर देन पे काम कर रहा हूं तो मुझे यहां पर ये पास करना ही ना पड़े। इसकी जगह मुझे लिखना है शॉर्टकट में P1 डॉट इज एल्डर देन P2। तो ये लॉजिक मुझे कंपेयर करके बताए कि क्या P1 बड़ा है P2 से, ये मुझे करके बताए। और अगर मैं इसको इसकी जगह लिखता हूं P2 डॉट इज एल्डर देन P1, तो ये मुझे बताए कि क्या P2 बड़ा है P1 से। तो मैं एक ऐसा फंक्शन बनाना चाहता हूं जो P1 से भी कॉल हो सके, P2 से भी कॉल हो सके। P2 से कॉल हो तो P2 के बारे में बताए, और P1 से कॉल हो तो P1 के बारे में बताए। तो ये पढ़ने में आ रहा है ये लाइन आपको? इसका मतलब है कि अगर मैं P2 से कॉल करूं तो सिर्फ P1 पास करना पड़े, और P1 से कॉल करूं तो सिर्फ P2 पास करना पड़े। तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, जब मैं कॉल कर रहा हूं तो दो ऑब्जेक्ट्स पास नहीं करूंगा, एक ही पास करूंगा, P। अब इसका मतलब समझना, या P की जगह में इसका नाम अदर लिख देता हूं, अदर पर्सन। ठीक है, रेफरेंस का नाम कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान से समझना, जब मैं P2 डॉट इज एल्डर देन कॉल कर रहा हूं तो ये P2 से तो ये कॉल हुआ। जब P2 से कॉल हुआ तो इज एल्डर देन के लिए करंट ऑब्जेक्ट P2 हो गया, है ना। इज एल्डर देन के लिए, जब इज एल्डर देन फंक्शन के अंदर जब मैं दिस लिखूंगा तो वो दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? P2 को। और जो मैं पास करूंगा वो P1 पास करूंगा। जब P1 पास करूंगा तो P1 किस में कैच हो जाएगा? अदर में। मैं कंपेयर करूंगा यहां पर दिस एरो एज, मतलब करंट ऑब्जेक्ट की एज को कंपेयर करूंगा मैं अदर ऑब्जेक्ट की एज से, जो दूसरे ऑब्जेक्ट मैंने पास किया है उसकी एज से। तो करंट ऑब्जेक्ट की एज मैं कंपेयर कर रहा हूं उस ऑब्जेक्ट की एज से जो मैंने पास किया है। समझ में आया? तो मुझे क्या फायदा मिला दिस का यूज करने से? दिस का यूज करने से मुझे दो ऑब्जेक्ट पास नहीं करने पड़े, एक ही ऑब्जेक्ट पास करना पड़ा। एक ऑब्जेक्ट तो ऑटोमेटिक पास हो गया, वो उसको हम कैसे एक्सेस कर रहे हैं यहां पर? दिस से। अदर ऑब्जेक्ट मैंने अलग से पास कर दिया। तो हम जब फंक्शन बनाते हैं तो करंट ऑब्जेक्ट को पास नहीं करना पड़ता, करंट ऑब्जेक्ट उस फंक्शन के अंदर दिस से एक्सेस हो जाता है। एक्स्ट्रा वैल्यूज आप पास कर सकते हो। तो मैं जब यहाँ P2 डॉट इज एल्डर देन कॉल कर रहा हूं P1, तो P1 तो बन जाके वहां अदर बन जाएगा, और P2 वहां जाकर दिस बन जाएगा। तो अब मैं इसको रन कर रहा हूं। अब ये बताओ मुझे P2 बड़ा है या P1? P1 की एज ज्यादा दिख रही है मुझे, सॉरी P2 की एज ज्यादा दिख रही है, तो P2 बड़ा है। तो P2 यहां पर आ जाएगा, P2 यहां पर आकर हो जाएगा दिस, और P1 होके आ जाएगा अदर।
तो P2 एज ग्रेटर देन P1 एज होगी तो रिटर्न 1 होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो मैं रन कर रहा हूं तो चूंकि P2 बड़ा है तो 1 ही आएगा आंसर, और मैं यहां पर 93 की जगह 9 कर देता हूं तो P2 छोटा हो जाएगा तो -1 आएगा। इस तरह से किसी भी फंक्शन को हम करंट ऑब्जेक्ट जिससे हम कॉल कर रहे हैं वो पास नहीं करना पड़ता है, वो उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, और उसका डेटा एक्सेस करना हो तो दिस से हम उसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो पूरे कोड में जहां भी आप जिस फंक्शन में चाहे करंट ऑब्जेक्ट का डेटा दिस से एक्सेस कर सकते हैं। तो दिस के दो यूज है, एक तो लोकल वेरिएबल में और क्लास में डिक्लेयर्ड वेरिएबल में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, दूसरा करंट ऑब्जेक्ट को बाय डिफॉल्ट पास करने के लिए, जिस ऑब्जेक्ट से फंक्शन चलाया है उस फंक्शन में बाय डिफॉल्ट पास करने के लिए भी आप दिस का यूज कर सकते हैं। तो दिस के मैंने दो यूज बता दिए और प्राइवेट को भी हमने समझने की कोशिश की। तो समझ में आएगा दिस और प्राइवेट आपको? तो आई थिंक